Hey, hi everyone, welcome to the channel. So आज जनरल स्टडीज का हम एक इंसेंशियल कंपोनेंट करेंगे, दैट इज द इंडियन पॉलिटी. तो अभी तक हम लोग हिस्ट्री में पहुंचे हैं, मॉडर्न इंडिया में आईएनसी तक, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ज्योग्राफी में जो लास्ट हमने एमसीक्यूज किए हैं वो किए हैं यूटीज पर, लैंग्वेजेस पर और ट्राइब्स पर. नाउ इंडियन पॉलिटी में हमारा पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर ही हमने दमदार लाया है बिकॉज देयर इज अ वैकेंसी जो निकली है फॉर द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट एंड अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, जिसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था हाई कोर्ट. ठीक है. सो रादर देन वो कोर्स अलग से लाने के लिए, बिकॉज सिलेबस मैंने कहा कि अगर आप लॉजिकली अगर उस सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट. थोड़ा बहुत ट्विचिंग हुआ होगा, उसके लिए एक डिफरेंट कोर्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती. और जीएस, एक स्टैटिक जीएस एक ऐसा कंपोनेंट रहता है जो जिस एग्जामिनेशन में आप उसको ढालना चाहे वो ढल जाता है. ठीक है. चाहे वो यूपीएससी है, पीएससी है या एसएसपी है या अदर एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन स्टेट्स. चले आगे. चले आज हम करेंगे हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया. हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं, उसकी हिस्ट्री हम लोग कभी किसी और दिन कर लेंगे. आज हम बात करेंगे जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया की. ठीक है. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. ये हाई कोर्ट या फॉर एग्जांपल ये जो जुडिशियल सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बहुत इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोटेक्ट करता है. टॉप पे बैठता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हर राज्यों में हाई कोर्ट, उसके नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसमें से आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट आते हैं. क्लियर हो गई बात. इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है. फिर ये जो हाई कोर्ट का मैकेनिज्म था या इंस्टीट्यूशन था, ये सबसे पुराने जो हमारे पास हाई कोर्ट, अगर मैं सरल भाषा में इसको बोलूं कि सबसे पुराने जो हाई कोर्ट है वो है कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास. अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहां पे कैच करना कि कैलकाटा का नाम कोलकाता हो चुका है, बॉम्बे का नाम मुंबई हो चुका है, मद्रास का चेन्नई हो गया, पर इन हाई कोर्ट्स की जब जब आपको जजमेंट्स मिलेंगी, इनका नाम नहीं चेंज हुआ इन कोर्ट्स का. ठीक है. फोर्थ होल्डेस्ट कोर्ट जो 1866 में इंडिया में बना था वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट. ठीक है. आगे बढ़ू. अब वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को कैप्चर जरूर करिएगा. कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है हाई कोर्ट के साथ, तो वो है पार्ट नंबर 6, पार्ट 6. और कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो है आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक, जिस चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा. अब 214 से लेकर 231 तक आपको हर वो मिल जाएगा कि उनकी प्रोविजंस क्या है, उनके पास इंडिपेंडेंस क्या है, उनके प्रोसीजर्स क्या है, उनकी पावर्स क्या है ऑफ द हाई कोर्ट. सो अब हम लोग एक एक आर्टिकल को फटाफट से डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव टू गो टू द एमसीक्यू, अटेम्प्ट करेंगे. 214 क्या कहता है आर्टिकल. आर्टिकल 214 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रही हूं मैं, कि 214 कहता है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट, हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट बिलोंग करना चाहिए, एक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए. बट देयर वाज एन अमेंडमेंट. अमेंडमेंट होती है. अमेंडमेंट क्या होती है दोस्तों. सो जब एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था उसमें तो ये लिखित भाषा लिखी गई है. ठीक है. अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ नहीं कर कर उसके अलावा, बिकॉज सर्कमस्टांसेस चेंज होती रहती हैं, सिचुएशंस बदलती रहती हैं, तो आप ट्विचिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं और उस ट्विचिंग का, उस सुई धागे का नाम होता है या उस सींतर का नाम होता है अमेंडमेंट. ठीक है. सो अमेंडमेंट ऑफ द 1956 ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हर एक राज्य के लिए हाई कोर्ट नहीं होगा. ऐसा हो सकता है, देयर कैन बी सर्कमस्टांसेस जहां पर एक राज्य का हाई कोर्ट दो से ज्यादा राज्यों को भी कंट्रोल कर सकता है या उसके जुरिस्डिक्शन में भी आते हैं. और यहां पर 3 ऐसे हमारे हाई कोर्ट्स हैं जो मोर देन वन स्टेट को जुरिस्डिक्शन पे बैठे हुए हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट. ठीक है. उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं महाराष्ट्र, गोवा एंड दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, यूटी जो है वो, ये तीनों उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं. अब हमने अब बात होती है एट प्रेजेंट सिर्फ इंडिया में 25 हैं, जबकि आपकी 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं, पर कितने हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों. सिर्फ 25 हाई कोर्ट्स हैं. ठीक है. और इन 25 हाई कोर्टों में से 3 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट पर लागू होती है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा शेयर सिट. ठीक है. बॉम्बे का मैंने बता दिया, राइट, लाइक दिस. नाउ 215 क्या कहता है आर्टिकल.
215 आर्टिकल कहता है कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। ये तो पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का मतलब कि कोई भी जस्टिस जब एक जजमेंट देता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट का काम करेगी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको एविडेंस की तरह दूसरा लॉयर अपने केस के लिए प्रोड्यूस कर सकता है या प्रेसिडेंस ले सकता है। सिंपल सी सरल सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी जस्टिस है, नेम एक्स एंड वाई जी, जो बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और वो एक जजमेंट, एक किसी केस में एक जजमेंट सुना देते हैं, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है क्योंकि हाई कोर्ट, उनकी जजमेंट लिखी जाएगी, एविडेंस बनेगी, और अगर कोई आगे 5 साल बाद कोई वकील आता है, वो उन जजमेंट को रेफर कर कर अपना केस मूव फॉरवर्ड कर सकता है या उस जजमेंट को यूज कर सकता है। ये कह सकता है कि भाई 5 साल पुरानी ये जजमेंट है, इसी हाई कोर्ट में इस जस्टिस ने ऐसा कहा था, या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जस्टिस ने ऐसा कहा था, उस प्रेसिडेंट को लेकर मैं इस केस को मूव फॉरवर्ड करता हूं या मैं प्रेस ऑन करता हूं। सो दिस इज हाउ इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चले 216 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कंसिस्ट क्या करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास एक चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, और अदर जजेस होते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डन एंड डस्टेड। बस स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट डिटरमाइन नहीं होती, वो अपना एक कह सकते हो वो ये कन्वीनियंस है, प्रेसिडेंट देखेगा कि यार पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, काम बहुत ज्यादा होगी, तो इनकी जो जजेस की वो है कॉरम है, इनको इंक्रीज कर दो या बेंच को इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो कोई आपका ये नहीं कह सकते कि इनका कोई स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी नहीं किया है। 217 कहता है, डील करता है अपॉइंटमेंट और कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। नाउ जजेस अपॉइंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, जजेस अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट। ओथ और एफर्मेशन जब ये शपथ लेते हैं वो दिलवाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, बट अपॉइंटमेंट इनकी होती है बाय द प्रेसिडेंट। वो भी प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है इन्हें, कि जैसे पहले आप देख लो कि जो सीजीआई होता, जो सीजे होता है ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से, वो कंसल्टेशन विद द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सिर्फ सीजीआई के पास कंसल्टेशन पावर नहीं होती, सीजीआई को टॉप मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से भी ये कंसल्टेशन लेनी है, प्लस द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और अगर 2 से ज्यादा स्टेट्स का वो हाई कोर्ट है तो दोनों गवर्नर्स को इसमें कंसल्टेशन ली जाती है, कंसल्टेशन प्रोसेस में बैठते हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट से चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है उसे कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉमन, अगर हाई कोर्ट 2 से ज्यादा, मैंने जैसे कि बताया जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है, उनके गवर्नर्स को कंसर्न किया जाएगा, दैट इज दे आर कंसल्टेड एंड कंसर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ दी गई है, ही वाज स्वर्न इन, ठीक है। उनका नाम है ताशीर अपिस्टन, मैंने लास्ट में रखा है उनकी पिक्चर, ठीक है। वो बन गए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्लियर बात हो गई। तो प्रोसीजर क्या है, 217 कहता क्या है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, 217 कहता है कि अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट बट कंसल्टेशन के साथ। कंसल्टेशन माने अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेला नहीं उठकर कंसल्टेशन दे देता, वो भी पूछेगा 2 फॉरमोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 4 जजेस को पूछा जाता है, यहां पे हाई कोर्ट के लिए 2 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस को पूछा जाता है। सिंपल सी भाषा याद रखिएगा। गवर्नर से कंसल्टेशन ली जाती है, अगर 2 से ज्यादा स्टेट्स हैं तो दोनों स्टेट्स की कंसल्टेशन, दोनों गवर्नर्स से कंसल्टेशन ली जाती है। और अगर जजेस को अपॉइंट करना है तो जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से कंसल्टेशन ली जाती है। चले अब रिटायर कब होते हैं ये, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं दोस्तों 65 पर, हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं दोस्तों 62 पर। क्वालिफिकेशन क्या है, तो 217 सब क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है कि एक जज बनने के लिए हाई कोर्ट का आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, नंबर 1 थिंग। दूसरा,
उसके पास जुडिशियल ऑफिस उसको हेल्ड करना है 10 साल के लिए, या वो एक एडवोकेट भी हो सकता है, प्रैक्टिसिएबल एडवोकेट 10 साल के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर 24 में, 23 में, 24 में लगभग आपकी एलएलबी डिग्री, बीए एलएलबी खत्म हो जाती है, ठीक है, 24 साल में बीए एलएलबी खत्म हो जाती है, तो 10 साल अगर आप मतलब 35 तक ही आप एक जस्टिस बन सकते हैं हाई कोर्ट के, राइट। चले, 219 डील करता है ओथ के साथ। तो जजेस और चीफ जस्टिस किस पर ओथ लेते हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर ओथ लिया जाता है। एवरी पर्सन जो ओथ लेता है उसे ओथ कौन दिलवाएगा? गवर्नर और दैट पर्टिकुलर स्टेट दिलवाती है, ठीक है, सिंपल सी बात की है। 220 क्या कहता है? 220 रिस्ट्रिक्शन लगाता है इनकी प्रैक्टिस पर, मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको कुछ आइडिया है जस्टिसेस जो अभी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बैठे हुए हैं? सो वन ऑफ द जस्टिस इज वेरी वेरी कैपेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड जस्टिस, दैट इज रजनीश ओसवाल, ठीक है। So he is sitting as a justice of the High Court of particular Jammu Kashmir and Ladakh का High Court. So a capable lawyer he was, and उसके बाद then he got promoted as a justice of High Court. So अब practice क्या है, restriction क्या है? वो justice बन चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, अगले 3 सालों में वो रिटायर हो जाते हैं। अब वो रिटायर हो जाते हैं तो क्योंकि वो एडवोकेट थे, तो क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर इज यस। बट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो दिल्ली चले जाएं, ठीक है, बॉम्बे चले जाएं, या कहीं और इंडिया के पार्ट में अगर वो प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस हैं अभी, तो वो यहां पे अगर कहें कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को फिर फुलफिल करूंगा और मैं प्रैक्टिस करूंगा एज अ लॉयर, तो ही कैन नॉट डू दैट in this territory because he served as a justice of here. But other than that वो all over India कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यही 220 सिंपल भाषा में कह रहा है, तो ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 221 डील करता है सैलरी ऑफ जजेस के साथ, कि कितनी एक जस्टिस को सैलरी मिलती है हाई कोर्ट के। इनको अभी अभी राइट नाउ 2.5 लाख तक, 90,000 से स्टार्ट होती है, इनकी लास्ट सैलरी 2.5 लाख तक जाती है। पेंशन इनकी 50% है, इसमें से कट लो तो इनकी पेंशन बन जाती है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये नोट डाउन करना है, ये जो सैलरी है ये देगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ड्रॉन होती है, पर इनकी जो पेंशन है ना दोस्तों, वो ड्रॉन होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा किया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सो 221 जो सैलरीज ऑफ जजेस के साथ डील करता है आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल 222 ट्रांसफर के साथ डील करता है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे ये ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। सो जो प्रेसिडेंट ही कैन ट्रांसफर, राइट, बट इसका उनको प्रॉपरली वो देना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगेन आई एम टेलिंग, जब मैं बात करती हूं कंसल्टेशन की, कंसल्टेशन सिर्फ यहाँ पे सीजीआई आपका नहीं बैठेगा, उसके साथ टॉप मोस्ट जजेस भी होते हैं। कंसल्टेशन ऐसे कंसल्टेशन बोली जाएगी, ठीक है। 223 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग मतलब एक्टिंग है ना। अभी जो आपके चीफ जस्टिस बने, अभी 2 दिन पहले जिनकी ओथ सेरेमनी हुई, दैट इज ही इज ताशीर अबिस्तर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से ही उन्होंने एलएलबी पास आउट है, ठीक है, 1963 बॉर्न। एंड सो व्हाट इज दैट, उससे पहले, बिकॉज उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर के वो थे कोतेश्वर सिंह, उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद वो वैकेंसी एक आ गई, ठीक है, क्योंकि कोतेश्वर जी चले गए अपने ट्रांसफर वाली जगह पे, अब एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। वैकेंसी क्रिएट हो गई, वैकेंसी के बाद क्या हुआ कि अब खाली तो ये कुर्सी रख नहीं सकते, तो ताशी जी जो जस्टिस है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, वो ही वाज एक्टिंग एज अ एक्टिंग, उनको रखा गया, अपॉइंट किया गया एज अ एक्टिव चीफ जस्टिस। और राइट नाउ उन्हें परमानेंट चीफ जस्टिस ऑफ, परमानेंट तो नहीं कह सकते, पर उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का बना दिया गया है। सो दैट इज द एक्टिंग चीफ जस्टिस। 223 डील करता है आर्टिकल उसके साथ। 224 जो आर्टिकल है वो डील करता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को एज अ एडिशनल जज ऑफ अ हाई कोर्ट।
सिर्फ 2 सालों के लिए। उसके बाद या तो इनको परमानेंट करो या तो मतलब एडिशनल अगर कोई जस्टिस रहेगा, कोई भी ड्यूली क्वालिफाइड, ठीक है, ड्यूली क्वालिफाइड अगर कोई भी उसको एडिशनल जस्टिस बनाया जाता है तो मैक्सिमम पीरियड होता है 2 साल, ठीक है। एडिशनल जज हमेशा 2 साल रहता है। लास्ट में या तो दे आर कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट जज बना दिए जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली यूसुफ वानी जी को परमानेंट जज बना दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ू, चले अब जो आर्टिकल 226 है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है रिट्स के साथ, कि हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो रिट इशू कर सकते हैं, उनके पास ये जूरिस्डिक्शन है। कौन कौन सी रिट्स है? हमारे पास सिर्फ 5 रिट्स हैं, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वाय वारंटो एंड सर्चारी, सर्चरारी, जो भी बोलो, सर्चरारी, ठीक है। आई ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम विद दैट प्रोनाउंसिएशन। सो देयर आर 5 रिट्स। सुप्रीम कोर्ट, और ये ध्यान रखना एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये अधिकार होता है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226, पर 226 ज्यादा वाइडर है 32 से। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू कर सकता है, आप इन रिट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं सिर्फ अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। पर अगर आपके लीगल राइट्स की वायलेशन हुई है, आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अंडर दीज रिट्स, ठीक है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट आ जाते हैं, इतना ही है। अगर हाई कोर्ट्स की बात करें और अगर करें कि मोटा मोटा हमें क्या क्या करना है, तो हमें आर्टिकल्स देखने हैं, ठीक है, जो डील कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और हाई कोर्ट कितने हैं, मतलब जो एक कह सकते हैं ना कि प्रिसाइजली हमें जरूरत है एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, वो सफिशिएंट मटेरियल है, ठीक है। अब हमारे पास एमसीक्यूज है जिसे हम अटेम्प्ट करेंगे और जो हमसे छूटा है इसमें कवर हो जाएगा। तो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है। पहली स्टेटमेंट कहती है द सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन। क्या एपिलिएट, एपिलिएट होता क्या है? मैंने जैसे कि कहा कि टॉप मोस्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उससे नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट। एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? आप किसी जजमेंट और छोटे कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, आप ऊपर वाली कोर्ट में मूव ऑन कर सकते हैं अपील्स के थ्रू। हाई कोर्ट के पास एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन होती है। सेकंड अपील, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है उनकी जजमेंट से, यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन इवन कि उसके पास रिव्यू को ऑर्डर है, ठीक है, ही कैन गो फॉर द रिव्यू। सर्चरारी में वो रिव्यू कर सकता है कि जो जजमेंट पास कर चुका है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ही कैन गो फॉर द रिव्यू अंडर दिस रिट इवन, ठीक है। सो सेकंड अपील एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास है। सो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा, एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हर जज अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। चाहे वो अलग बात है कि कंसल्टेशन में होता है, पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। गवर्नर स्टेट अपॉइंट करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है दोस्तों? क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, गवर्नर ओथ दिलवाता है, शपथ दिलवाता है। लास्ट बोलता है क्या हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है ये जो पीआईएल्स होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो मैक्सिमम अगर हाई कोर्ट का काम देखोगे उसमें लिटिगेशन ही होती हैं, ठीक है, सो पीआईएल्स ही होती हैं। तो हाई कोर्ट डेफिनेटली एक्सेप्ट करता है पीआईएल, इवन एक्सेप्ट अ पिटीशन रिलेटेड टू पीआईएल। सो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी? ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी जिसने कहा कि गवर्नर अपॉइंट करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जबकि आपका प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, ये ओथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिंग जजेस कौन अपॉइंट करता है? एक्टिंग जजेस क्या होते हैं? एक्टिंग जजेस, ठीक है, या एडिशनल जजेस, जैसे कि हमने बात किया 2 साल मैक्सिमम पीरियड के लिए ये हो सकते हैं कि काम बहुत ज्यादा है और इन्होंने जज को एडिशनल जज या एक्टिंग जज ये ले आए हैं, ठीक है, पर मैक्सिमम वो सिर्फ 2 साल तक ही रह सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी यही होता है कि अगर वैकेंसी हो चुकी है, चीफ जस्टिस कहीं ट्रांसफर हो गया है या एलिवेट हो गया है टू द सुप्रीम कोर्ट, जैसे कोतेश्वर हुए हैं, ठीक है, जो हमारे पुराने फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन में दे कैन ब्रिंग फॉर दैट वैकेंसी पीरियड के लिए ये लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस भी अपॉइंट करते हैं। पर करता कौन है? ये अपॉइंटमेंट होती किससे है? ये अपॉइंटमेंट करते हैं, दे आर अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट, ठीक है, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, salaries and allowances of the judges of the high court are charged to the,
ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज हमेशा याद रखना कि सैलरीज और अलाउंसेस जो इनको गाड़ियां और इनको ये सब चीजें मिलती है ना जस्टिस को, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉन होती है, ठीक है। बट अगर बात करूं पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, जो इनको पेंशन मिलती है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सॉरी 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 आई एम सो सॉरी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है ना, इसे प्लीज क्रॉस करिएगा, जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है ना, वो ड्रॉन होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ का जस्टिस है, किसी कोई भी ले लो, मिस्टर अकरम चौधरी ले लीजिए, या ऑनरेबल रजनीश ओसवाल ले लीजिए, या विनोद चैटर्जी ले लीजिए, वट एवर द जजेस हु आर सिटिंग राइट नाउ, वो उनकी जो सैलरी और अलाउंसेस है वो ड्रॉन होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। अब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जो पेंशन है वो ड्रॉन होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो ये टेक्निकल चीज जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है पेंशन ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट इज चार्ज टू द, कहां से ड्रॉन करेंगे हम, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आता है एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज क्या है, सुप्रीम कोर्ट की कितनी है 65, इनकी कितनी है 62। क्लियर हो गई बात, चलो आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमने बताना कि करेक्ट वन कौन से हैं। तो देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, अभी के टाइम पर 25 हाई कोर्ट्स हैं, हाँ बिल्कुल है। पंजाब हरियाणा और यूटी ऑफ चंडीगढ़ के पास शेयर्ड हाई कोर्ट है, हाँ बिल्कुल सही बात है, उनके पास एक कॉमन हाई कोर्ट है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, हाँ जो हमारा सिर्फ दिल्ली ही है यूटीज में से जिसका एक अपना कह सकते हैं एक अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। इनफैक्ट नहीं सॉरी, सिर्फ दिल्ली नहीं है अभी राइट ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये भी यूटीज हैं, जबकि शेयर्ड ही है पर इनका भी अपना हाई कोर्ट है। नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली का भी हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास अभी, पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ शेयर्स द हाई कोर्ट। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। आगे बढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। क्या अभी 18 हाई कोर्ट्स हैं इन द कंट्री, आपने बताना कि करेक्ट कौन सी है, नहीं 25 है। 3 ऑफ देम हैव जुरिस्डिक्शन ऑफ मोर देन 1 स्टेट्स, हाँ हमने पहले ही बात किया कि 25 में से 3 है जिनकी जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट्स के ऊपर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नो यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, कैसे नहीं है, एक तो दिल्ली आ गया जिसकी अपनी हाई कोर्ट है, दूसरा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये दोनों यूटीज हैं जिनके पास शेयर्ड हाई कोर्ट है पर अपनी हाई कोर्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, बिल्कुल सही बात है, जो जजेस है हाई कोर्ट के वो रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 62, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं 65 पर, हाई कोर्ट के होते हैं 62 पर। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, सिर्फ 2 और 4। चलो आगे, क्लियर है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड जो एक हमारा यूटी है, मैप इंडिया का याद आ रहा है, ज्योग्राफी की वीडियो देखो तो आराम से आ जाएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसपे जरावा ट्राइब्स, अभी हम जब ट्राइब्स कर आए तो हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है। सो इट्स अ यूटी एंड इन फैक्ट नाउ यू हैव टू टेल मी कि इनका ना एक्चुअली कैपिटल का नाम चेंज कर दिया गया, पहले पोर्ट ब्लेयर था, रिसेंटली इसके कैपिटल का नाम चेंज हुआ है। सो यू हैव टू टेल मी इसका नाम क्या है। अंडमान निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है ना वो किस हाई कोर्ट के पास है, तो इंटरेस्टिंग सीन, अगर आपको मैप याद है ना, ये देखो इन्होंने कैसे प्लेसमेंट की है, मैप अगर आपको याद है ना, अंडमान यहां पर है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है, अंडमान बे ऑफ बंगाल पर है, और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे ना कैलकाटा, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल है। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है वो कोलकाता या कैलकाटा हाई कोर्ट के पास है। सो इट इज द कैलकाटा हाई कोर्ट जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट, which of the following high court has a jurisdiction of more than 1 state or union territory? तो इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात या बॉम्बे, इट्स अ बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे के पास बॉम्बे हाई कोर्ट, वन ऑफ द पुराना हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट एज वेल, इसके पास जुरिस्डिक्शन है महाराष्ट्र की, गोवा की एंड यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। तो 3 चीजों की, 3 जगहों की इसके पास जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं रिट्स पर। अभी ये क्वेश्चन नहीं है, पहले ये रिट्स देख लो क्या है। हमने बात की थी कि जो आर्टिकल 226 है हाई कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है रिट्स ऑफ हाई कोर्ट के साथ, और आर्टिकल 32 है, यही 5 रिट्स है। ये
आर्टिकल 32 डील करेगा सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स under article 2 to 6 and supreme court can issue these writs under article 32, but again I am saying कि 226 is a wider article than 32 क्योंकि हाई कोर्ट इशू कर सकता है 226 फॉर लीगल राइट्स एज वेल, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये सिर्फ प्रोविजन है फॉर फंडामेंटल राइट्स का। फटाफट से ये रिट्स देख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का सिंपल मीनिंग है कि प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है। जब कोई डिटेन हुआ है, उसे कन्फाइन किया गया है, हेबियस कॉर्पस रिट से 226 से हाई कोर्ट कैन इशू द ऑर्डर्स कि प्रोड्यूस कर दो बॉडी को, ठीक है, जो अनलॉफुली डिटेन्ड हुए हैं। मैंडेमस, डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, ये होता है टू कमांड, ये डायरेक्ट कर सकते हैं पब्लिक बॉडी को, इंफीरियर कोर्ट को, कॉर्पोरेशन को, ट्रिब्यूनल को, इनफैक्ट टू द गवर्नमेंट कि अपना काम करो, ठीक है। सो डायरेक्ट पब्लिक टू डू इट्स ड्यूटी, कमांड, इसका सिंपल मीनिंग है टू कमांड। नेक्स्ट को वारंटो, ये कह सकते हैं किसी भी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को कि वकेट करिए अपनी अथॉरिटीज को, अपनी ऑफिस को जो आपने अज्यूम किया है रॉन्गफुली। आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन थी नहीं जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड थी, नो थ्रू को वारंटो हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट देम कि वकेट करो, ठीक है। प्रोहिबिशन में ये प्रोहिबिशन और सेचुरारी जो है ना, इसमें कंफ्यूजन होती है, इनफैक्ट मुझे अभी तक थी। सो प्रोहिबिशन में क्या है, प्रोहिबिशन में सिंपल सी बात है, लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, किसी की भी। हाई कोर्ट प्रोहिबिशन के थ्रू बोल सकता है कि यहां पे प्रोसीडिंग्स को रोक लिया जाए। हाई कोर्ट कैन कमांड द लोअर कोर्ट, नीचे वाली कोर्ट की प्रोहिबिशन, ठीक है, थ्रू प्रोहिबिशन रिट कि ये प्रोसीडिंग्स रोक लो। जबकि सेचुरारी में ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि द हायर कोर्ट रिमूव्स हियर प्रोसीडिंग। सेचुरारी का ये है कि ये लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, जजमेंट भी हो गई, हाई कोर्ट थ्रू दिस रिट कैन कॉल बैक कि ये प्रोसीडिंग्स हमें दे दो, हम इसको रिव्यू करेंगे कि जजमेंट ठीक है कि नहीं है जो नीचे दी गई है। सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। आगे आ जाओ, which among the following is issued when the procedure is pending। अगर प्रोसीजर चल रहा है, जजमेंट नहीं सुनाई दी है, तो आप कौन सी रिट के थ्रू आपका हाई कोर्ट इशू कर सकता, कौन सी रिट हाई कोर्ट इशू कर सकता है, दैट इज योर प्रोहिबिशन। और अगर प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है और रिव्यू करवाना है तो कौन सा इशू करेगा रिट, सर्चुरारी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं असर्शन रीजनिंग। कंसिडर करिए फैक्ट्स। हाई कोर्ट आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन देन द सुप्रीम कोर्ट। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 226 को मैंने सिंपल तरीके से, अगर आप लक्ष्मीकांत खोलकर बैठे और उसमें अगर वो अंग्रेजी आप प्रयोग करते हुए देखें, उसका अगर आप क्रक्स निकालेंगे तो यही क्रक्स है उस प्रॉपर को, वो जो जितना पेजेस उन्होंने यूज किए हैं समझाने के लिए, टेक्निकली यही है कि 226 का वाइडर स्कोप है देन 32। 226 लीगल राइट्स पे भी लगेगा, वो रिट्स इश्यू कर सकती है हाई कोर्ट फॉर द लीगल राइट अगर आपकी लीगल राइट इन्फ्रिंज हुई है। और सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा नैरोअर स्कोप है क्योंकि 32 वो सिर्फ आपकी फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकते हैं। सो रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट। तो ये असर्शन रीजनिंग बिल्कुल ठीक है ना, दे आर बिल्कुल ट्रू। और जो रीजन दिया गया है स्टेटमेंट के लिए दैट इज ट्रू, टोटली करेक्ट, इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन। ये आईएएस 2021 में आ चुका है क्वेश्चन, एंड लॉजिकली अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ऐसा क्वेश्चन इवन कि जेकेपी कांस्टेबल वाला भी आराम से अटेम्प्ट करेगा विदाउट अ स्वेट। स्टेटमेंट्स आराम से सुनना, 2021 या 2020 का कुछ ऐसा ही है, ठीक है। मोड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या जैसे हम रिमूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को थ्रू इंपीचमेंट होती है जिसमें द बिल हैज टू बी पास बाय द लोकसभा, ठीक है। सिमिलरली क्या प्रोसीजर हाई कोर्ट के लिए भी है? बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए भी ना इंपीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है, वो करता है प्रेसिडेंट, और बिल दोनों में पास होगा, दोनों हाउसेस में, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा। सिमिलर सिचुएशन होती है जब आपको इंपीच करना होता है किसी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए। और हिस्ट्री में
ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है और उस जज ने अपनी कुर्सी से रिजाइन कर दिया। जब बिल पास हो गया राज्यसभा में और लोकसभा में जाने लगा तो जस्टिस ने अपनी कुर्सी से ही वकेट कर दिया कि ये इंपीचमेंट वाला नहीं लूंगा मैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। चलो समझ आ गई। तो अब कांस्टेबल वाला भी ये स्टेटमेंट आराम से कर सकता है, ठीक है, अगर बेसिक्स हमारे क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है सेकेंड स्टेटमेंट हमारी कहती है कि आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority of India। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा कि अगर रिटायरमेंट हो जाती है किसी परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट की तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। कहां नहीं कर सकता? सिर्फ जहां पे वो जस्टिस बना था, जैसे जम्मू कश्मीर अगर लद्दाख का अगर कोई परमानेंट जज है तो वो यहां पे प्रैक्टिस नहीं करेगा। इसके अलावा जहां मर्जी इंडिया में जाकर प्रैक्टिस, जिस मर्जी 24 कोर्ट पड़ी है, 24 कोर्टों में से जिस मर्जी में प्रैक्टिस करना चाहता है, इनफैक्ट अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी करना चाहता है तो वो आराम से कर सकता है, कोई प्रोहिबिशन इसमें नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी, कितनी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है? सिर्फ पहली वाली करेक्ट है। आ गई समझ? ठीक है, लेवल आ गया समझ। ये आईएएस 2021 या 20 का क्वेश्चन है। तो अगर बेसिक्स क्लियर है तो आईएएस का अटेम्प्ट करना भी क्वेश्चन को इतनी बड़ी बात नहीं है। चले नेक्स्ट आता है, अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, वो दे सकता है। ये आर्टिकल है 217 सब क्लॉज 1 एंड ए। किसमें दे सकता है? वो किसको देता है? वो देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ही एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, जो अपॉइंटमेंट करता है उसी को दी जाती है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चले नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, किस हाई कोर्ट ने 1994 में 16 अप्रैल या 15 अप्रैल की बात है, किस हाई कोर्ट ने ये बोला था, ये बाद में मुद्दा 2019 में भी उठा था, कि डिवोर्स, जो तलाक 3 अल्फाज कहकर जो डिवोर्स दिया जाता है, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में, एक मर्द, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर डिवोर्स देना चाहता है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, अगेन आई एम सेइंग, पहले इट वाज लाइक शरीयत की अकॉर्डिंगली इट इज जस्टिफाइड, अ हस्बैंड कैन डू दैट। ठीक है, वो 3 बार प्रोनाउंस कर देता है एक औरत पर, अपनी वाइफ पर तलाक, तो तलाक हो जाती है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ये हाई कोर्ट ने ये इट्स इवन की इट्स अ प्रोटेक्शन राइट्स में अब आता है ये मुस्लिम प्रोटेक्शन, इट्स अ इलीगल, यू कैन बी अरेस्टेड अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आपने थ्रू ईमेल या आप टेलीफोनिकली या आपने इन पर्सनल अगर ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो उस तलाक को वॉइड लिया जाएगा, इलीगल माना जाएगा और आपको इसमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो 1994 में रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये जजमेंट सुनाई गई थी बाय द इलाहाबाद कोर्ट, जो 4th ओल्डेस्ट कोर्ट है हमारे इंडिया का। ठीक है, इट वॉज अ हिस्टोरिक जजमेंट जिसको रिपीट किया गया। इनफैक्ट प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट भी इसमें लाया गया है 2019 का। सो नेक्स्ट, विच स्टेट रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको थोड़ा सा आराम से समझेंगे। कहता है जुडिशियल कस्टडी, एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। याद रखना, judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. So ये याद रखना, एक होती है जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, ये अल्फाज 2 इस्तेमाल होते हैं। एक होती है पुलिस कस्टडी, अगर पुलिस कस्टडी में बंदा होता है तो वो पुलिस स्टेशन में लॉक्ड अप होता है, सिंपल। अगर जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस स्टेशन में अगर बंदा लॉकअप है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिस मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है, वो फिर ले सकता है। एंड जुडिशियल कस्टडी में अगर बंदा है मैजिस्ट्रेट, कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, वो सीधा जेल जाएगा। ठीक है, और इसमें पुलिस स्टेशन को, अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना है मैटर को या चेंज करना है, ये सारी परमिशन देगा कौन? मैजिस्ट्रेट देगा, तभी इसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। जुडिशरी इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है। तो पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन जाओगे दंगा कर, जुडिशियल कस्टडी में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा और सीधा जेल जाओगे दंगा कर। सिंपल सी बात है। तो
क्या इसका मतलब ये है कि वो पुलिस स्टेशन में लॉक्ड अप होता है? नहीं, जुडिशियल कस्टडी में कहां पे लॉक्ड अप होता है दोस्तों? जेल में लॉक्ड अप होता है। सेकंड कहता है कि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल सही बात है कि जुडिशियल कस्टडी जब लगती है ये रिमांड नहीं ले सकते जब तक इनको मैजिस्ट्रेट परमिशन नहीं देता। ठीक है, इसमें सीआरपीसी 167 किक इन कर जाती है जो कहती है कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा, इंटेरोगेट करेगा आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत थी आपकी? फर्स्ट गलत थी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी आपकी? सेकेंड करेक्ट थी। ठीक है, सो इस हम वीडियो को खत्म करते हैं बाय जस्ट टेलिंग दिस न्यूज कि 2 दिन पहले ही ये स्वॉन इन हुए हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। इनका नाम है ताशी रबस्तन। और जो अब अपकमिंग एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, सो विद दिस वीडियो हमारा ये एंड होता है लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर होगा एमसीक्यूज ऑन सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को और उनके जो प्रोसीजर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कंटेंट प्लस एमसीक्यू के साथ। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है फॉर एवरी एग्जामिनेशन जो आप स्टेट में देने लगे हैं। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।